नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। अयोध्या की चर्चा लंबे समय से हो रही है, तो हमने कहा अयोध्या पे बात कर ली जाए, चूँकि अयोध्या राम जन्मभूमि, राम मंदिर, पॉलिटिक्स देश की, हमारे देश की आस्था, हमारे भगवान राम, इन सब से जुड़े और वहाँ लोग। हमने एक वीडियो दिखाया था, आपको याद होगा, जिसमें कई लोगों के घर तोड़ दिए गए, उनकी दुकानें तोड़ दी गई थी। उसमें से एक महिला रो रही थी, कई लोग रो रहे थे, कई लोगों की अपनी कहानी है। लेकिन वहाँ दरअसल हकीकत क्या है, जो जहाँ से जैसे खबर दे रहे हैं वो गोदी मीडिया जिस तरह से खबरें दे रही है, उसमें लग रहा है कि जैसे वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ सब मस्त है, सब बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है। तो कई बार ये लगता है कि वहाँ वाक़ई हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है गोदी मीडिया जो कर रहा है वो खबर गड़बड़ है, वो कुछ वो प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, या वाक़ई वहाँ स्थिति है? क्या इसी तरह से सोच रहे हैं अयोध्या के लोग? आज हम इसी बात को समझने के लिए हमारे साथ हैं राम प्रकाश राय। राम प्रकाश जी नमस्कार। और राम प्रकाश जी जो है वो आप जानते हैं कि ये द पब्लिक इंडिया से जुड़े हुए हैं, उसके लिए कार्यक्रम करते रहते हैं, वहाँ स्टाफ के तौर पे काम करते हैं। और कई बार आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा राम प्रकाश राय जी, जब हम मेरा गला खराब हो गया था या जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम राम प्रकाश जी को याद करते हैं। बहुत बढ़िया एंकर है, उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है पत्रकारिता को लेकर के। तो वो गए हुए थे अभी, अयोध्या से लौट के आए हैं। तो अयोध्या में क्या-क्या देखा, आज हमने कहा कि आज उनसे जानते हैं कि अयोध्या में क्या देखा। राम प्रकाश जी, पहले तो ये बतलाइए कि अयोध्या जाने की आपकी इच्छा क्यों हुई? सर बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या जाने की इच्छा सर, चूंकि इस समय अयोध्या एक ऐसा विषय है जिस पर आप चारों तरफ चर्चाएं सुन रहे हैं, चाहे वो मेन और खैर अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो उस पर तो अयोध्या के अलावा शायद कोई खबर ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा स्पेस इस समय अयोध्या ने लिया हुआ है। और दूसरा, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम के साथ भी मुझे जाने का ये अवसर मिल गया, तो दोनों चीजें एक साथ हो गई, एक कार्यक्रम भी हो गया और दूसरा की जो जमीनी हकीकत समझना था कि क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में, उसको भी करीब से जानने और देखने का जो अवसर था, उसको फिर पत्रकारों के लिए छोड़ पाना जो मुश्किल होता है, कुछ उसी तरीके का समय मेरा भी था। और शायद ये हुआ कि एक अच्छा अवसर मिला, एक अच्छा मौका मिला जिसका लाभ लिया गया। जाकर के वहां पर लोगों से बातचीत की गई, समझा गया कि अयोध्या में जो जिस तरीके की चीजें अभी दिखाई जा रही हैं, वास्तव में क्या वो सारी चीजें वैसी हैं, वास्तव में लोग जो है राम के स्वागत के लिए खुद को कितना तैयार करके कर पा रहे हैं अयोध्या में। और इसके साथ साथ अयोध्या को लेकर के जो एक मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे की क्या वजहें हैं अयोध्या वासियों के नजर में। जी धनंजय सर। जी, मैं इसमें 2-3 पहलू हैं अयोध्या को समझने के लिए जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो वहाँ पे आपने देखा, जो लोगों से मिले, उसमें आस्था है, मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत को लेकर के वो है कि भैया देखो मुसलमानों को बतला दिया, हमारे राम भी होने चाहिए ऐसे। एक जो भाव होता है कि दूसरे का ऐसा है तो हमारा ऐसा क्यों नहीं? एक होता है कि दूसरे का कैसा है रहने दो, हम इस धर्म को मानते हैं, हमारे लिए आस्था ये है, प्रोपेगेंडा नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है। तीसरी तरफ जो है पॉलिटिक्स हो रही है। और तो आप किस तरह से देखा उन्होंने आपने आपने वहाँ पे कि पॉलिटिक्स ज़्यादा है वहाँ, या एक जो है एक अहंकार वाला भाव है कि देखो मुसलमानों को हमने बता दिया हमारा राम मंदिर फाइनली बन गया, या एक भाव है कि नहीं राम जी का मंदिर बना है, बहुत अच्छा है, राम जी का मंदिर ज़रूरी है, और क्या उनको मस्जिद टूटने का कहीं अफ़सोस दिखाई पड़ा? धनंजय सर, मैं इस बात पे आऊं उसके पहले आपको एक तस्वीर याद दिलाना वाई चलती थी, तो जिस तरीके से इसके हिंदू और मुस्लिम जो पक्षकार एक ही रिक्शे पर बैठकर, दो बड़े चेहरे, एक हिंदू पक्षकार एक मुस्लिम पक्षकार, जिस तरीके से जाया आया करते थे कोर्ट, वो तस्वीर अगर हम सबके जेहन में हो तो उसको एक उस जेहन को फिर से ताजा करिए। और सेम वही स्थिति अयोध्या की है इस वक्त। जितनी चर्चा मुस्लिमों को लेकर के, सियासत पर आया जाए उससे पहले, जितनी चर्चा मुस्लिमों को लेकर के, मुस्लिमों को दबाने, मुस्लिमों को डराने या मुस्लिमों के प्रति अहंकार की भावना रखने को लेकर के हम सब करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया करता है, या अयोध्या के बाहर के लोग करते हैं, उस तरीके का कहीं कोई नजारा अयोध्या में देखने को नहीं मिलता है सर। ये बड़ी एक चौंकाने वाली बात होती है कि जिस अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर मुस्लिमों को इतना ज्यादा दिखाया जाता है कि हमने मुस्लिमों पर एक तरीके से अधिकार कर लिया, एक तरीके से कब्जा कर लिया, उनको दबा दिया, ऐसा कोई सीन अयोध्या में नहीं है सर। अयोध्या का हर वासी, अयोध्या में रहने वाले जितने लोग हैं,
वो सामाजिक सौहार्द को खूब ठीक से जीते हैं, वो एक दूसरे के साथ जीना मरना जानते हैं, एक दूसरे के साथ तीज त्योहार मनाना जानते हैं, वो ईद भी मनाते हैं और वहाँ के मुस्लिम जो है वो दिवाली भी मनाते हैं। तो इस तरीके का जो सद्भाव है वो अयोध्या में हमें देखने को मिलता है। अब ये एक सियासत का रंग है, एक सियासी दांवपेच है जिसने अयोध्या के इस माहौल को अयोध्या में ढक करके रख दिया, एक कवर डाल करके रख दिया, और अयोध्या के बाहर इसी माहौल को लेकर के पूरे देश में एक अलग तरीके की तस्वीर पेश कर दी गई। और जो है इस तस्वीर के सहारे सियासी रोटी सेकने की का जो है वो एक चाल चली गई बेसिकली कहा जाए तो। अब एक बात और है, जिस तरीके से अभी अयोध्या की जो स्थिति है, आपने चूंकि कई सारे पहलू बताए उसके, तो ये जो हिंदू मुस्लिम वाला पक्ष था, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज में आते हैं, जो एक दो चीजें और हैं जो इस समय वहां पर बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आने वाले समय के लिए भी महत्वपूर्ण फिलहाल वहां के लोग मान रहे हैं। पहला, एक जो धार्मिक पर्यटन की बात है, जिसके चलते आर्थिक विकास होने की बात कही जा रही है, जिसके चलते वहां पर जो है जब पर्यटन बढ़ेगा तो ये माना जा रहा है कि विकास बढ़ेगा, अर्थतंत्र मजबूत होगा, व्यापार बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, दो तीसरा पहलू, जिस तरीके से अभी सरकार ने वहां पर फोकस किया हुआ है, सरकार ने जिस तरीके से वहां पर लगातार वो इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं, बनाने में लगे हुए हैं, जैसा आपने जिक्र किया एक वीडियो का कि तमाम लोगों के घर तोड़ दिए गए थे। इस तरीके का एक और मैं जिक्र कर दूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए वहां का व्यापारी दल का एक समूह आया था, जिसने इस बात का विस्तार पूर्वक जिक्र किया था कि किस तरीके से उनके प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया, किस तरीके से जो है मुआवजे में हीला हवाली की गई, किस तरीके से अब उनका जो पुश्तों कई पीढ़ियों से जो व्यापार चला आ रहा था वो खात्मे के कगार पर आ गया। अब इन दोनों की दो तस्वीरें सर मैं बताता हूं, जो वहां पर जो बातचीत हुई और जो निकल करके कुछ आया। सबसे पहले मैं पर्यटन और व्यापार की बात करूं। सर, पर्यटन को लेकर के वहां के लोग बहुत सकारात्मक हैं। वो लोग ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर इसके सहारे जो है वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और इसी समय पर एक आंकड़ा भी आ गया जिसके सहारे ये कहा गया कि भाई उत्तर प्रदेश में जबरदस्त रूप से धार्मिक पर्यटन बढ़ा हुआ देखा गया, उसमें कई % का इजाफा दिखाया जा रहा है। अब इस समय आंकड़ों में हम नहीं जाते हैं। धार्मिक पर्यटन के बढ़ावे को लेकर के वो लोग भी सकारात्मक हैं। व्यापार की दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर ये बहुत जो है वो अहम हो जाता है। जब धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। इस लिहाज से जो लोगों की सकारात्मकता अभी फिलहाल जो दिख रही है वो मानी जा सकती है, समझी जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जिस तरीके से अयोध्या में गलियां थी, अब उनको चौड़ीकरण कर दिया गया, तमाम उसको चौड़े रास्ते बना दिए गए, कॉरिडोर बनाने की भी बात हो रही है कई अलग अलग जगहों पर। जो पूरे उसके अयोध्या में जितनी भी धर्म वाली जगह हैं, घूमने वाली जगह हैं, जहां पर आप दर्शन पूजन करने लोग जाते आते हैं जो मान्यताओं के हिसाब से, उन सबको एक कॉरिडोर के मार्फत जोड़ने की बात भी हो रही है। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर के स्थानीय लोग काफी जो है वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब हम आते हैं असल वजह पे, असल बात पर, जो अभी जिसकी चर्चा अभी हमने शुरू नहीं की लेकिन हम उसको ले आते हैं। सवाल ये उठता है सर कि ये जो पर्यटन है ये आगे कैसे बढ़ेगा। सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में अयोध्या जो आज दिखाई जा रही है क्या वो रहेगी, क्योंकि ये धार्मिक पर्यटन जिस तरीके से तमाम अलग अलग जगहों की मान्यताएं हैं वैसे किसी मान्यता से जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या ये धार्मिक पर्यटन लगातार ऐसे जारी रहेगा? इन सवालों के जवाब वहां के स्थानीय लोगों के पास भी नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल लोगों का ध्यान शायद इस रामलला के प्रतिष्ठान जो प्राण प्रतिष्ठा है उस इवेंट से आगे गया नहीं है। तो आने वाले समय में इस पर भी स्थिति स्पष्ट होगी लोगों की भी, और जो है समय समय पर हम लोग जब वहां पर जाते आते रहेंगे तो राय और निकल करके आती रहेगी कि आने वाले समय के लिहाज से वो क्या सोचना उन्होंने शुरू किया है और कितना अहम होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। धनंजय सर। तो एक बिल्कुल आपने बहुत सही तस्वीर पेश की। मैं एक सवाल फिर आपसे ये करूं कि आपने कुछ लोगों से शायद बात भी की होगी इस पर, क्रॉस क्वेश्चन जिसको कहते हैं, किया होगा आपने, तो कि भाई अभी तो सरकारी उत्सव है ये, अभी तो ये जो है एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि इतने साल से राम मंदिर को लेकर के आंदोलन किया जा रहा था, तो जाहिर है सरकार पूरे तौर पे लगी है, आरएसएस पूरे तौर पे लगा है, हिंदू संगठन जो है वो पूरे तौर पे लगे हैं। आम आदमी की भागीदारी बस उसमें शामिल होने जैसी है कि चलो हमने राम जी का मंदिर बन गया। लेकिन जो सरकार कब तक उस चीजों को लेकर के चलेगी? असल तो है कि आम आदमी कितने दिन उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपने इशारा भी किया कि वहां पे वैसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से धार्मिक स्थल है वो।
तो क्या आपको लोगों से बात हुई तो उसमें लगा, ये सवाल आपने किया कि भाई अभी तो ठीक है, अभी शादी का माहौल जिसे होता है ना गांव में, शादी के माहौल में जाते हैं तो बड़ी भीड़ रहती है, रहने की जगह नहीं है, शादी खत्म हो जाती है, लोग लौट जाते हैं अपने अपने घर, फिर वो सुनसान हो जाता है, फिर जैसे था वैसी वाली स्थिति में आ जाती है। क्या वहां के लोगों को क्या लगा इस पर, अगर सवाल किया आपने तो? जी। धनंजय सर, अभी जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि अभी फिलहाल लोग इस समय केवल और केवल जो माहौल एक दिखाया जा रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा का माहौल बनाया जा रहा है, उस पर लोगों का फोकस है। चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो व्यापारी हो, या दूसरे सेक्टर्स के लोग, जिनसे तमाम सारे लोगों से, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात करने का प्रयास हुआ, बात करने की कोशिश की गई, लोगों को समझने की कोशिश हुई। अभी फिलहाल इन सारे लोगों का फोकस शायद सिर्फ यहीं तक है। अभी वो अपने भविष्य की चिंता भी नहीं कर पा रहे हैं। और शायद इसकी जो एक बड़ी वजह है, जैसा आपने जिक्र किया था, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात आपने की थी। सर, मीडिया का हाल ये है कि जो वहां पर राम की पैड़ी है, वहां पर सारे बड़े मीडिया चैनल के जो है वो स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, वहां पर मंच उनका सजा हुआ है। उस मंच पर हर रोज तमाम सारे वक्ताओं को बुलाया जा रहा है और दिन भर एक माहौल बनाया जा रहा है। आपने तमाम मीडिया चैनल्स के ओवी वैन जो गाड़ियां होती हैं उनको आपने देखा होगा, क्योंकि आप ओवी वैन जानते हो सकता है, दर्शक अपने हर दर्शक को नहीं पता होता है कि वो भी ओवी वैन वैन क्या दर्शकों होती को है। बतला बतला देते हैं कि ये जो जी कहीं और से स्टूडियो के बाहर से जब टेलीकास्ट होता है तो उसके वो डिश लगा होता है और वहां से ही एयर हो जाता है सीधा वो प्रोग्राम, उसको ओबी वैन कहते हैं। उसमें स्टाफ बैठे भी होते हैं, वैन ही होता है बेसिकली, ओबी वैन जी उसको बोलते जी। हैं। तो हाँ, उसमें मैं वही वहां से इसीलिए डायरेक्ट मैं टेलीकास्ट। इसीलिए मैंने उसको जो है क्लियर कर दिया दर्शकों के लिए भी। खैर, आपने बता दिया। जो ओवी वैन्स होती हैं, आपने उस पर चैनल के साथ साथ अब राम मंदिर को लेकर के स्लोगन्स भी देखे होंगे। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया में घूम रही हैं। तमाम टीवी चैनल्स के बाकायदा राम मंदिर की फोटो से लेकर के और स्लोगन्स तक, जो सरकार स्लोगन चला रही है वो स्लोगन्स तक ओवी वैन के उस पर देखी जा रही हैं। तो एक माहौल जो शायद मीडिया ने क्रिएट किया है, उससे बाहर अभी वहां के लोग भी सोच नहीं पाए हैं, ऐसा मुझे लगा बातचीत करने में। क्योंकि ये जो सवाल जो अभी आपने उठाया था, इस तरीके के सवाल जब उनसे पूछे गए तो उसके उनके पास अभी जवाब उसके नहीं थे। उन्होंने सबका एक गोलमोल ये जवाब था, नहीं नहीं, अब तो ये बहुत बड़ी चीज है और पूरी दुनिया में राम उत्सव मनाया जा रहा है और पूरी दुनिया से लोग देखने आएंगे और जो है एकदम लोग यहाँ पर भरे रहेंगे। आप देखिएगा आने वाले समय में जगह नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़े लोग यहाँ पर अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो कोई बंगले खरीद रहा है। कुछ लोगों ने अमिताभ बच्चन की जमीन का भी जिक्र कर दिया कि अमिताभ बच्चन का यहाँ घर बनने जा रहा है। जैसा कि खबरें आई थी कि अमिताभ बच्चन ने वहां पर एक बड़ा प्लॉट लिया है और वहां पर घर बनेगा और ये सब चीजें आज भी अभी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं। तो उसको भी कुछ लोगों ने उस तरीके के जिक्र किया और केवल इन बातों के सहारे लोग आश्वस्त हैं कि नहीं नहीं, अभी ये पर्यटन जो है लंबे समय तक चलेगा, ये पर्यटन बना रहेगा और इसके सहारे जो तमाम उद्योग है और ये सारी चीजें जो है उसमें बहुत आगे बढ़ेंगी और इन सब सारी चीजें का आगे बढ़ने का फायदा सीधे सीधे हमें होगा और हमारा जीवन इससे जो है वो अच्छा चलेगा। हालांकि किसी ने भी इसका इस सवाल का मजबूती से कोई जवाब देता हुआ नहीं पाया गया। और शायद मैं वही चीज कह रहा था कि अभी आने वाले समय में जब ये जो अभी गुबार एक जो उठा हुआ है, जब ये सेटल हो जाएगा, जब ये गुबार खत्म होगा, जब आप प्राण प्रतिष्ठा करा करके और जब सरकारी तंत्र वहां से हटेगा, तब शायद अयोध्या वासियों को ये समझ में आएगा एक्चुअल में कि हाँ, हमें धार्मिक पर्यटन हमारा कितना बढ़ रहा है, इस बढ़े हुए धार्मिक पर्यटन से हमें क्या व्यापारिक लाभ हो रहा है, क्या हमें हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे थे जो अभी दिखा रहे हैं कि क्या वो कितना समय तक कंटिन्यू रहता है। इन चीजों पर ध्यान तब जा पाएगा जब ये फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जो ये कवर हटेगा, जब ये पर्दा हटेगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तब ये स्थितियां ज्यादा स्पष्ट हो पाएंगी। धन्यवाद सर। ये मैं संदेह इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि एक तो धर्म के प्रति लोगों की जो जो लोगों का जो की जो आस्था है वो घटी है तमाम लोगों में। अगर धर्म के प्रति जो पहले आस्था हुआ करती थी किसी ज़माने में, चूँकि अभाव था, तब विज्ञान नहीं था इस तरह से आपके सामने, और आपका करियर या आपका जीवन इतना महँगा नहीं था। आप आज गाँव में भी जीने के लिए उनको रोज़गार चाहिए और सब लोग अपना-अपना रोज़गार ढूँढने के लिए पहले लगे हुए हैं। रोज़गार सबसे बड़ा इश्यू है। ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, फलाना मस्जिद बन रही है, ठिकाना हो रहा है, लेकिन वहाँ से वो कुछ चढ़ाने आएँगे, कुछ पैसा खर्च करने वहाँ आएँगे, वहाँ से कुछ मिलेगा उनको नहीं, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? रोज़गार को लेकर के चिंता है कि नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी बढ़ गई, इस तरह की कहीं चिंता दिखाई पड़ी है आपको कि नहीं दिखाई पड़ी? धनंजय सर, पिछले कुछ समय से, खास करके जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और जिस तरीके से स्थितियां देखी जा रही हैं, लगातार जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था उस पर कोई सवाल
आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग मीडिया तो उसको खत्म है, पूछते हुए मीडिया देखे की तो जाते हैं। चर्चा ही बेमानी है। नहीं नहीं, मैं चर्चा आम कर रहे हैं आदमी पर भी दरअसल आता आम हूँ सर, आदमी। मैं आम आदमी पर भी आता हूँ। आज हाँ, की स्थिति जो जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, जिस तरीके से 15 लाख रुपए की बात की गई थी, तमाम सारे जो वादे किए गए थे, आज उन पर कितने सवाल पूछे जाते हैं ये आपको बहुत ठीक से पता है। कुछ कमोबेश स्थिति वही है। जब जो बात मैं कर रहा था अभी कि फिलहाल अभी एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है, एक ऐसा गुबार खड़ा करके रख दिया गया है जिससे बाहर लोग सोच ही ना सकें। और उसकी जो मुख्य वजह है वो हम सब जानते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है और उसको लेकर के माहौल बनाया जा रहा है। जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे, परिणाम खत्म हो जाएगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, जब लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, नतीजे सामने आ जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी होगी, फिर आने वाले चुनाव के लिए कितना उपयोगी होगी ये सारी चीजें, उसके हिसाब से आगे सरकार अयोध्या पर फोकस करेगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, जो आपने रोजगार की बात कही सर, बनारस में एक इतना इतना बड़ा बदलाव किया गया वाराणसी के अंदर, जो कॉरिडोर बनाए गए, कितने सारे लोगों को वहां से विस्थापित कर दिया गया, कितनी सारी चीजें वहां की बदल गई, वहां की जो पारंपरिक रोजगार जो थे, जो पारंपरिक वहां की कलाकारियां थी, वो सारी चीजें खत्म कर दी गई। तमाम छोटे छोटे उद्योग जो चलते थे वो बंद हो गए। क्या बदल गया सर वहां पर? कौन वहां पर विरोध करने आ रहा है? वही तो धर्म सवाल का वही ये है, जो चश्मा, सवाल वही है। जी बहुत सही जी, धर्म का ये जो सही चश्मा चढ़ाया गया है ना सर, अभी उस चश्मे के पार लोग देख नहीं पा रहे हैं। धर्म का होना लो अपनी जगह पर है, लेकिन जीवन क्या उस धर्म के सहारे चलेगा, अभी भी लोगों को शायद ये सोचने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। और यही वजह है कि बार बार इतनी सारी चीजें एक साथ सामने ला करके झोंक दी जाती हैं धार्मिक, कि लोग उसी में उलझ करके रह जाते हैं। सनातन की बात होती है, आज हर तरफ सनातन की चर्चा हो रही है। सनातन के ही स्वरूप को किस तरीके से आज विकृत किया जा रहा है। अगर लोगों ने, चूंकि लोग आज की जो पीढ़ी है सर, हमारी जो जिस जनरेशन का मैं हूं, या मुझसे जो बाद में आ रहे हैं, जो अभी जिन्होंने पहली बार वोट किया है या जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं, वो जो मतदाता हैं, वो सनातन के बारे में कितना जानते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस समय जो सनातन पढ़ाया जा रहा है वो खुद ही सनातन का विकृत रूप है। तो ऐसे विकृत रूप में जब आप ये मान चुके हो कि धर्म ही सर्वोपरि है, अगर धर्म नहीं रहा तो जीवन नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहा तो संसार नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहा तो ब्रह्मांड नहीं रहेगा। जब ये पढ़ाई हम पढ़ने लग जाएंगे तो इसमें रोजगार का सवाल कहां उठता है सर? यहाँ पे फिर रोजगार की बात नहीं होगी, बेरोजगारी की बात नहीं होगी, आने वाली पीढ़ियों की बात नहीं होगी। और इसी समस्या से ग्रसित अयोध्या भी दिखाई दे रही है। इससे कोई अछूती अयोध्या फिलहाल देखने को नहीं मिली सर। अच्छा, एक और आपने जिसे बड़ा अच्छा जिक्र किया, बनारस का जिक्र किया। बनारस तो पहले से हमारा सांस्कृतिक शहर माना गया। बनारस आदिकाल से जो है माना जाता है। वो तो कहते भी है कि काशी जो है वो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिका हुआ है। वहाँ इतना सारा डेवलपमेंट कर गया, क्या वहाँ पे पर्यटन, जो धार्मिक पर्यटन का जो आजकल खूब जो आपने जिक्र किया और लोग भी कर रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन क्या बनारस में बढ़ गया? बनारस में भी नहीं बढ़ा। आपके पास क्या जानकारी, क्या बनारस में धार्मिक पर्यटन बढ़ गया, ज्यादा लोग आने लगे पहले के बनिस्पत? नहीं, मैं सर कॉरिडोर बनने के पहले जो बनारस में बदलाव हुए हैं उसके पहले भी मैं बनारस कई बार गया हूं, और बदलाव होने के बाद भी मैं बनारस कई बार गया हूं। और निश्चित तौर पे ये भी सत्य है कि मैं जितनी बार गया हूं उतनी बार मैंने काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए हैं। इसमें भी कहीं कुछ नहीं हो, क्योंकि मैं एक उस परंपरा से आता हूं, एक ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ है जिसमें मुझे ये चीजें दी गई हैं, ये शिक्षा मुझे दी गई है। लेकिन हाँ, साथ ही साथ ये शिक्षा भी दी गई है कि ये सर्वस्व नहीं है। धर्म है, धर्म के हिसाब से परंपराएं हैं। अगर परंपराओं और धर्म को जीवित रखना एक चीज हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। आप इस पर आधारित नहीं है। ये चीजें आपके जीवन को, आपकी मॉरल को बूस्टअप करने के लिए होती हैं, आपके पूरी तरीके से भविष्य बदलने के लिए नहीं होती हैं। कर्मकांड से लेकर के सारी चीजें जो है वो उसकी जो सच्चाई है, जो हकीकत है, जो उसकी जरूरत है जीवन में, उस पर वो ठीक से हम लोग को पढ़ाया गया है हम लोग के परिवारों में। मैं सर एक चीज बता दूं, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया गया, बहुत सारे बदलाव किए गए। आंकड़े आप उठा करके देख लीजिए तो जिस तेजी के साथ आबादी बढ़ी है भारत की, उसमें कहीं कोई तेजी नहीं आई है पर्यटन में। उसकी कई वजहें भी हैं सर। वजहें इस तरीके से हैं कि पहले के समय में, आज के 10 साल 15 साल पहले जो लोग काशी विश्वनाथ जाते थे, उन्हें कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी दर्शन करने के लिए। वो कोई फीस नहीं भरते थे दर्शन पूजन करने के लिए। आज वहां पर जाकर के आपको पैसा देना है, फिर दर्शन करना है। आज वहां पर तमाम सारी सुविधाएं ऐसी कर दी गई हैं जिसके लिए अलग अलग पैसा देना है। पूजा पाठ की जो राशि थी उसको बढ़ा दिया गया है।
और थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ाया गया, ऐसा नहीं सर कि कोई 10, 20, 50 रुपए बढ़े हों, 1.5 गुने 2 गुने तक बढ़ा दिए गए हैं तमाम जो अलग अलग जो राशियां जमा होती थी अलग अलग तरीके के अनुष्ठानों के लिए। तो इससे निश्चित तौर पर सर ये जो सिस्टम बनाया गया और वीआईपी कल्चर जो खत्म करने की बात आज के 1 दशक पहले हो रही थी, जिस कल्चर का विरोध करके तमाम सारे दल जो है वो अब अलग अलग जगहों पर सत्ता स्थापित हो गए, उन्होंने उस कल्चर को किस कदर बढ़ाया है ये आप बनारस में जाकर के देख सकते हैं। ये आप तमाम जो इस तरीके के धार्मिक पर्यटनों को जिनको बढ़ाने की बात हो रही है उनको देख सकते हैं। महाकाल का जो जिस तरीके से महाकाल उज्जैन का जिक्र होता है, क्या कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है? क्या वहां पे जो धार्मिक पर्यटन था उसमें बढ़ोतरी हो गई है? नहीं हुआ है सर, कहीं नहीं हुआ है। उसकी वजह ये है कि आप जो जगहें पहले मुफ्त में लोग जाते थे, गरीब से गरीब व्यक्ति जो आस्था रखता था, चूंकि भाई धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, जो व्यक्ति आस्था रखता था उस ईश्वर में वो जाता था, जा करके अपनी श्रद्धा अनुसार वो दर्शन करता था, जिस हैसियत में रहता था उस हैसियत में दान करता था, नहीं करता था, लेकिन एटलीस्ट दर्शन पा पाता था। क्या आज वो स्थितियां हैं? क्या बनारस में वो स्थिति है? क्या उज्जैन में वो स्थिति है? क्या रामलला में आने वाले समय में ये स्थिति रखी जाएगी? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं और निश्चित तौर पर इन वजहों से अगर देखा जाए तो इन वजहों ने इस धार्मिक पर्यटन में भी गिरावट दर्ज करवाई है। लोग भी इन चीजों को शायद धीरे धीरे समझने लगे हैं और इसका शायद यही वजह है कि अब इन जगहों पर लोग कम जाने लगे हैं। एक और सवाल मैं करूं आपसे कि नरेंद्र मोदी जी ने एक और बड़ी जोर से घोषणा की थी, स्वच्छता अभियान देश में चलाया था, और अभी ये रामलला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होना है तो ये प्रसारित किया जा रहा है कि उस दिन आप 22 जनवरी को हर तरफ स्वच्छ कीजिए, मंदिरों को स्वच्छ रखिए। तो ये अपील का दूसरा भाग मेरे मन में आया कि क्या पहले मंदिर सब गंदे थे कि आज ही स्वच्छ करना है? क्या रोज मंदिर स्वच्छ नहीं होते हैं? क्या मंदिरों की सफाई रोज नहीं होती है? क्या घरों की सफाई रोज नहीं होती है? और गलियों की सफाई, सड़कों की सफाई का जहां तक सवाल है, तो क्या आम आदमी उसको साफ करने जाता है? और क्या वो स्वच्छता अभियान जो चलाया था वो कहाँ है आज? एक साथ और जोड़ दूं कि उन्होंने कहा था कि गांव गोद लेंगे, और कई सारे गांव में पैसा लगाया गया, नरेंद्र मोदी जी ने गांव लिया, उसका क्या हाल है उस गांव का? सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जब तक डेवलप नहीं होगा उस गांव का, उस शहर का, तब तक वो शहर कैसे चलेगा, वो गांव कैसे चलेगा? तो वैसे ही मुझे लग रहा है, क्या ये लोगों में चेतना अगर नहीं आ रही है तो बाद में अगर आती है तो उसका क्या असर पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि वोटों में जो बीजेपी का आज वृद्धि दिख रही है वो कटौती हो जाएगी कि ये ठगा, ये हम लोगों को बरगलाया चैनलों के माध्यम से? क्योंकि वो आप देख लीजिए स्वच्छता अभियान का क्या हाल है आज। तो क्या इस बात का एहसास है लोगों को कि बिल्कुल एहसास नहीं है, कुछ एहसास नहीं है, सब टीवी जो दिखा रहा है केवल उतना ही दिखता है, चेतना शून्य हो गए लोग? सर ये बड़ी विडंबना है कि भारत जैसे देश में जहां पर विश्व गुरु बनने के दावे किए जाते हों, आज भी अभी लोगों को ये बताना पड़ता है कि भाई आपको रहना हो तो आप जरा अपनी जगह को साफ सुथरा करिए। और बड़ा ये आश्चर्य का विषय है सर, साफ सफाई के इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक इतना बड़ा पैसा विज्ञापन पर खर्च किया जाता है कि उसके सहारे शायद मुझे लगता है कि देश में 2-4 अच्छे और बड़े उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं जिसमें कम से कम 10, 20, 50 हजार युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, जितना पैसा उन विज्ञापनों पर खर्च किया जाता है। खैर सर, जो स्वच्छता का अभियान है उसकी वास्तविकता हम और आप सब जानते हैं। किस तरीके से एक साफ सुथरी जगह पर 2-4-10 नेता इकट्ठा होते हैं और वहां पर जो है दस्ताने और बकायदा वो ग्लव्स और बड़ी बड़ी झाड़ू नई नई एकदम लेकर के उसमें झाड़ू लगाते हैं। आप उनका डस्टबिन देख लीजिए, बिल्कुल चमकता हुआ होगा जिसमें वो कूड़ा उठा रहे होंगे। दिखाइए ना कहीं पर जरा उतना चमकता हुआ डस्टबिन, किस जगह पर दिखेगा? सर प्राइवेट संस्थानों में भी उतना चमकता हुआ डस्टबिन दिखाई नहीं देता है अगर वो इस्तेमाल हो रहा हो। और जो डस्टबिन वो इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल फ्रेश निकल करके आता है, वो झाड़ू बिल्कुल फ्रेश निकाल करके लाई जाती है, और उन जगहों पर बड़ी मुश्किल से 2-4 पत्ते शायद गिरे रहते हैं जिन जगहों पर ये सफाई अभियान चलाए जाते हैं। तो उसकी हकीकत हम और आप सब जानते हैं सर। अभी जो है कई मंत्री, कई नेता अभी वो सफाई करते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं कि अयोध्या में साफ सफाई का क्या आपको दिखा, कितना साफ दिखा? गली अयोध्या वली सर दो एस्पेक्ट्स पे सर मैं बता दूं आपको। एक तो अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था इस समय जो की गई है
वो बिल्कुल अभेद्य किले की तरीके से उसको एक कन्वर्ट कर दिया गया। उसकी वजह मुझे समझ में नहीं आती है, इतनी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ रही है, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। सार्वजनिक जीवन प्रधानमंत्री के लिए किया गया है, प्रधानमंत्री आ सर, रहे हैं इसलिए। प्रधानमंत्री भी अगर आ रहे हो, प्रधानमंत्री के लिए सर कितनी सुरक्षा चाहिए होती है? क्या जो प्रोटोकॉल है वो हम और आप नहीं जानते हैं? क्या इसके पहले प्रधानमंत्रियों के दौरे नहीं होते थे? हम सर, मैंने भी इसके पहले, चूंकि मैं बहुत पहले से चीजें नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, मनमोहन सिंह का दौर मैंने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्रियों के दौरे इसके पहले देश में नहीं हुए होंगे दूसरी जगहों पर, लेकिन प्रोटोकॉल की आज की स्थिति और प्रोटोकॉल की पहले की स्थिति में कितना परिवर्तन है, ये आप बहुत ठीक से जानते होंगे, क्योंकि इन सारी चीजों को आप लगातार देख रहे हैं। सर, वहां पे एकदम एक अभेद्य उस किले टाइप का कन्वर्ट किया जा रहा है। तमाम सारे नए नए प्रयास भी हालांकि किए जा रहे हैं, कुछ सकारात्मक प्रयास भी हैं। सफाई की व्यवस्था जहां तक आपने कही, इस समय खूब काम हो रहा है, क्योंकि इस समय के काम की तुलना अभी जब हम लोग 22 तारीख के बाद जब फिर बैठेंगे कभी, तब बात करेंगे। ये सवाल तब ज्यादा अच्छा लगेगा कि आज सफाई की व्यवस्था क्या है, क्योंकि इस समय तो चकाचक अयोध्या दिख रही है। इस समय तो आप सड़क में खड़े होकर के बाल बना लीजिए सर, बिल्कुल फेस दिखेगा आपको, एकदम चमकती हुई सड़कें, लगातार क्या बात। पानी का छिड़काव। सर, जहां पे काम हो रहा है वहां पर हम्म भी आपको कहीं मिट्टी सड़क पे नहीं दिखेगी, क्योंकि बहुत हम्म एक एक चीज को इस समय क्यूरेबल है। और इसकी मुख्य एक वजह भी है सर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा आपने अगर पढ़ा हो तो पिछले कुछ समय से वो लगातार उसका दौरा कर रहे हैं। और अभी जब खराब मौसम के चलते जब दौरे पर नहीं जा पा रहे थे, तो लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जैसे एक घर में हमारा और आपका आयोजन होता है और जिस तरीके की व्यस्तता हमारी आपकी होती है, कुछ वैसी व्यस्तता इस समय योगी आदित्यनाथ की देखी जा रही है, नहीं तो मुख्यमंत्री ये उत्तर प्रदेश। 2024 का जो चुनाव है, 2024 के चुनाव की तैयारी भी है ना, ये यहीं यहीं से आगाज हो रहा है, इसी दम पे चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा मीडिया में भी आ रहा है कि रामलला जो है या राम मंदिर जो है सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार 2024 के चुनाव में। क्या पॉलिटिकल बात लोगों से हुई? क्या लोगों ने कहा कि राम मंदिर बन गया इसलिए बीजेपी को हम वोट करेंगे? सर, वोट करेंगे वाली बात तो अब शायद मुझे लगता है कि मतदाता भी बहुत जागरूक हो चुका है, और अब वो ये नहीं कहता है कि वो किसको वोट करेगा। वो ये कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छे काम हुए, ये बहुत अच्छी चीजें हुई। फिर जब आप विपक्ष को लेकर के थोड़ा सा मोल्ड करके विपक्ष की तरफ से सवाल, कोई ऐसा सवाल पूछे जो थोड़ा विपक्ष को टच करता हो, तो वो तुरंत अपनी लाइन चेंज करता है मतदाता की, हाँ ये बात तो बहुत अच्छी है, अरे राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या जबरदस्त आदमी, उस आदमी ने काम किया है, 4000 किलोमीटर पहले पैदल चल गया और अब फिर इतनी जाड़े में उसने न्याय यात्रा करने की शुरुआत कर दी, निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बात है और लोग उससे जो है खूब जुड़ेंगे। ये इस तरीके की चीजें अब मतदाताओं को भी समझ में आने लगी है, और शायद यही वजह है कि जो तमाम सारे आकलन किए जाते हैं, जिनको एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स के नाम पे जो किए जाते थे, उनको अब हम लोग पिछले कुछ समय से लगातार धराशायी होता हुआ देख रहे हैं। खैर, वहां पे जो सियासी हाल है, जो सियासी हालचाल अगर हम बात करें सर, तो अभी फिलहाल वहां पर निश्चित तौर पे एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो अयोध्या के अंदर लोग जो अयोध्या में रहते हैं, उनके लिहाज से जिससे जो बात हमारी और आपकी शुरू में हुई थी कि वो अभी धार्मिक पर्यटन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वो अभी अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो एक विकसित अयोध्या का स्वरूप देख रहे हैं, वो एक नई नव्य और भव्य अयोध्या का स्वरूप देख रहे हैं। तो ये जो बदलाव है वो निश्चित तौर पे फिलहाल उनके जेहन में ज्यादा मजबूत है। और अगर भारतीय जनता पार्टी, शायद यही वजह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है, जैसा आपको पता है लगातार उत्तर प्रदेश की कैबिनेट जो है वहां पर कैबिनेट बैठक हो रही है, तमाम मंत्रिमंडल की बैठक वहां पर हो जा रही है, दीपोत्सव किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है वो देख ही रहे हैं आप। अब भारत सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यक्रम जारी किया था वो आपने उस पर आपने शायद ध्यान दिया होगा, जिस तरीके से सारे सांसदों और विधायकों को अलग अलग टारगेट दे दिया गया है कि कोई 3000 कोई 5000 की संख्या दे दी गई है कि आप इतने लोगों को अपने अपने क्षेत्र से ला करके अयोध्या में दर्शन कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक जेहन में अपने को स्थापित करने जैसा काम है कि अपने को स्थापित करने में लगे हुए अभी हैं, जो एक जो मेरे पास न्यूज थी, उसमें ये था कि हर लोकसभा क्षेत्र से 5000 लोगों को अयोध्या लाना है। जी जी, ये सही है, ये न्यूज बिल्कुल सही है, और वो इसकी तैयारी भी हो रही है। इसी सिलसिले में अभी जो पिछली बैठक हुई थी अयोध्या में मंत्रिमंडल की, वो भी इसी सिलसिले में की गई थी कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन चीजों को मैनेज किया जाएगा, क्योंकि 5000 लोग अगर हर क्षेत्र से लेकर के आएंगे तो वो एक अच्छी खासी संख्या होगी, और शायद तो वो यही तो उनके वजह अपने है। उससे ज्यादा तो उनके कार्यकर्ता हैं।
एक हाँ लोकसभा हाँ। क्षेत्र में 5,000 कार्यकर्ता उनके थोड़े हैं, उनके कार्यकर्ता तो कम से कम 1 लाख होंगे। तो नहीं 5,000 नहीं सर, अपने कार्यकर्ता को ही उठा के लाएंगे तो भर जाएंगे लोग। नहीं सर, ये जो है वो कार्यकर्ताओं से इतर टारगेट दिया गया है, क्योंकि कार्यकर्ता तो जितने एक अच्छी चीज ये है सर, चाहे चीजें जैसी भी हों, आज नीतियों का विरोध चाहे जितना हो, भारतीय जनता पार्टी का नीतियों पर सवाल चाहे जितने उठाए जा सकें, लेकिन एक चीज तो हमें माननी होगी सर कि जो उनका सियासी जो समीकरण है, जो उनकी सियासी तैयारी होती है, जो उनकी चुनावी तैयारी होती है, वो बहुत मजबूत होती है। इसी के कारण उनको शायद ये समझ में आता है कि एक अब कार्यकर्ताओं के अलावा जब हम ये टारगेट देते हैं 5,000 लोगों का, तो जिन 5,000 लोगों को ला करके वो दर्शन कराएंगे, तो उन 5,000 लोगों के सहारे वो करीब करीब कम से कम 20,000 लोगों को वो साध रहे हैं। क्योंकि अगर एक परिवार से एक व्यक्ति को लेकर के आते हैं और 4 को अगर हम जोड़ लेते हैं, तो एक ठीक ठाक संख्या बैठती है, और उसका फिर एक वो व्यापक मैसेजिंग देने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से चुनावी दृष्टिकोण से केवल और केवल किया जा रहा है। अब इसका अब कितना असर होगा ये फिलहाल अभी एक सवाल है, लेकिन हाँ, अयोध्या के अंदर इसको लेकर के बहुत सकारात्मक है माहौल। अभी फिलहाल अयोध्या पूरी राममय हुई पड़ी है, और अगर उस राममय का संदेश कहीं अगर ये लोग दे पाते हैं पूरे भारत में, जैसा ये दावा कर रहे हैं, तो परिणाम जो है काफी कुछ इनके पक्ष में हो सकते हैं। जिस चुनावी तैयारी का लाभ लेने की ये बात कर रहे हैं, जिस चुनावी लाभ की, उसमें फिलहाल अभी तक वो सफल देखे जा रहे हैं। अब आने वाले समय में चूंकि अभी कुछ समय रहेगा, तो उसमें कितना जो है विपक्ष कितनी मजबूती के साथ लोगों तक पहुंच पाता है, जिसमें एक बड़ा रोड़ा फिलहाल अभी इनको भारत न्याय यात्रा दिखाई दे रही है राहुल गांधी की, क्योंकि ये भी बड़ा एक समय अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। बस 10 सेकंड लूंगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण समय है कि जब आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं, उसके बाद कम से कम 15 दिन के बाद जो है भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आ रही है, और उत्तर प्रदेश में 11 दिन तक राहुल गांधी रह रहे हैं। अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें, तो जो 58 लोकसभा की सीटें जो वो कवर कर रहे हैं इन उत्तर प्रदेश सहित, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और इन सब क्षेत्रों में, वो बहुत महत्वपूर्ण समय हो जाता है, क्योंकि उस समय तक भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर का टेम्पो बरकरार रखना और उस दौरान यात्रा को का यहाँ पर पहुंचना, ये दोनों आमने सामने जब होंगे, तो ये बहुत चिंता वाली बात शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो, क्योंकि आसान नहीं होगा। जिस हिसाब से अभी मणिपुर से राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की है, जो समर्थन उनको मणिपुर में मिला, जो समर्थन उनको अभी नागालैंड में मिल रहा है, अगर उस तरीके की तस्वीरें कहीं पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से आती हुई भी दिखें, तो चुनाव पर इसका एक व्यापक असर होगा सर। ऐसा नहीं है कि इसका असर नहीं होगा, क्योंकि राम मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत इस तरीके का माहौल बना करके रखना आसान काम नहीं होगा। अभी तो आप प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर सब माहौल बना रहे हैं ना, तब तो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी। और रही सही कसर जो है वो शंकराचार्यों का विरोध पूरा कर रहा है। जिस तरीके से शंकराचार्यों ने सवाल उठाए हैं इस पूरे प्रक्रिया पर, इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो सनातन को, ठीक है, जैसा मैंने जिक्र किया था कि जो अभी हमारी वाली पीढ़ी है, हमारे साथ वाली जो पीढ़ी है, या हमारे बाद वाली जो पीढ़ी है, जो अभी पहली बार वोट कर रहे हैं या जिन्होंने किया है, वो शायद ना जानते हो, लेकिन उसके पहले वाले लोग तो सनातन को ठीक से जानते हैं ना, वो तो काफी कुछ पढ़े लिखे हैं उसके बारे में। तो उनके लिए शंकराचार्यों का महत्व जो है वो शायद प्रधानमंत्री के अनुष्ठान से ज्यादा है। तो ऐसे में ये 2-3 चीजें हैं जिनको जो है किनारे कर पाना, जिनके प्रभाव को खत्म करके और राम मंदिर के प्रभाव की व्यापकता को बनाए रखना, ये बड़ा सवाल होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी नहीं, एक और जो महत्वपूर्ण, जो आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ और उस पर मैं अगर कहूँ कि एक ज़्यादातर लोगों में ये है कि मुसलमानों को हमने ठीक कर दिया, मुसलमानों से हम ऊपर हैं, ये वाला भाव बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है या उकसाता है आपको वो करने में। आपके जानने में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि घर घर रामचरितमानस का पाठ होने लगा, एकदम लोग सन्यासी रूप धारण कर लिए, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। खुद प्रधानमंत्री रोज तरह तरह से झूठ बोलते रहते हैं, उनके नेता झूठ बोलते रहते हैं, और कितनी चालाकियां चल रही है वो हम सब देख रहे हैं। जो शंकराचार्य का जो झगड़ा जो ये शुरू हुआ है, उसमें किस तरह की बातें हो रही है वो हम सब देख रहे हैं। तो इसलिए धर्म का जो मूल स्वभाव है, उसके आचरण में ये लोग लगे हुए, वो तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। कि अगर तुलसीदास के ही राम को मानते हो, तो तुलसीदास जी ने तो कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो कहाँ मान रहा है, कौन मान रहा है? कोई नहीं मान रहा है। तो ये है बेसिकली ईगो का सवाल, और ये बीजेपी के लिए पॉलिटिकल सवाल है। और हम देखेंगे चुनाव के बाद क्या होता है। या आपने कहा कि 22 तारीख के बाद जब गुबार उतर जाएगा,
24 तारीख अगले महीने फरवरी में सरस्वती पूजा के आसपास क्या माहौल बनता है, कब तक अयोध्या में आप डेरा डाल के रखोगे। और हमें तो लगता है कि चुनाव तक ये उस तरह से बनाए रखेंगे माहौल। वो लोग आ रहे हैं और लोग वीडियो दिखा रहे हैं, इतने लाख लोग आए, इतने करोड़ लोग आए, वो सब किया जाएगा उसमें। ये अमेरिका से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, चांद से आ रहे हैं, वो सब किया जाएगा। मुझे वो पूरा उतना यकीन है, क्योंकि उनके पास जो प्रोपेगेंडा सिस्टम है उसकी पूरी बाकायदा बैठ के प्लानिंग होती है कि कैसे प्लान किया जाए। तो अमेरिका से भी पता चलेगा कि जो है 3000 लोग अमेरिका से आए हैं, 6000 लोग जापान से आए हैं, फलाना राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, वो सब किया जाएगा। मोदी जी इस मामले में बहुत नंबर 1 है। तो खैर बहुत देखना है पब्लिक नंबर 1 है या नहीं है, इस देश के नागरिक नंबर 1 है या नहीं है, ये देखने वाली बात है कि ये देश जो है 75 साल जो हो गए संविधान को लागू किए हुए, 73-74 साल हो गए। तो संविधान ने कहा कि देश को, ये देश नागरिकों का है, तो नागरिक बने या नहीं बने, नागरिक श्रेष्ठ है या नहीं है, क्या नागरिकों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ये 2024 के चुनाव में देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिर हम बात करेंगे राम प्रकाश भाई, आप जब ये हो जाएगा तो फिर एक बार हम, नहीं तो हम भी चलेंगे आपके साथ अयोध्या, एक बार हम लोग भी चल के जी, देखेंगे जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। खिल रहा है, क्या हो रहा है। हालाँकि मैं जो है, मैं बहुत ज़्यादा धर्म को लेकर के आरूढ़ नहीं हूँ, लेकिन आसक्त नहीं हूँ। मैं उतना आस्थावान भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो है सब विज्ञान है, आप जानते हैं या नहीं जानते, आप सत्य तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। आज हम आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो प्रभु के ज्ञान से प्रकट नहीं हुआ है। ये जो प्रकट हुआ है विज्ञान के ज्ञान से। विज्ञान जो है उसने हमें हाँ बोल रहे हैं, आप तक तुरंत आप तक आवाज़ पहुँच रही है। तो ये विज्ञान ने किया है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। तो मैं उस चमत्कार को मानता नहीं हूँ। तमाम चमत्कार हाँ, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि हमारे पास उस समय उतनी रोशनी नहीं थी, तो उस समय वही लग रहा था बहुत बड़ी बात है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने वहाँ सारी बातें शेयर की, और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत-बहुत आभार। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर बतलाएँ, और हमारी कोशिश है कि देश में जो चीज़ें हो रही है, जो प्रभावित कर रही है हमारे समाज को, हमको कहीं न कहीं प्रभावित करती है, हमारे आस-पास की चीज़ों को प्रभावित करती है, उस पर हम नज़र रखें, उसके बारे में बात करें और आप तक पहुँचाएँ क्या हो रहा है कहाँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।